Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of antimycobacterial drug. आज की इस वीडियो के अंदर हम लिपन कोड फार्माकोलॉजी से इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और हो सके तो शेयर भी कर देना अगर पसंद आ जाए। तो जिस बुक से हम रिवाइज करने वाले हैं वह लिपन कोड फार्माकोलॉजी। एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग या एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग इनको कम्बिनेशन कर देते हैं। तो इसकी दो वजह है कि इनकी एफिकेसी बढ़ जाती है, दूसरा रेजिस्टेंस को डिले कर देती है। टू डिले द इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस और टू इंक्रीज द एफिकेसी द एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग्स आर ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन। ना कि एंटी ट्यूबरक्लोटिक के अलावा एंटी वायरल भी ड्रग्स और जो एंटी लेप्रोसी ड्रग्स ये भी कम्बिनेशन के अंदर दी जाती है। सबसे पहले ओवरव्यू को देख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप एरोबिक बेसिलाई है। ग्राम पॉजिटिव नहीं, एसिड फास्ट बेसिलाई है, लेकिन ये रॉड शेप होता है, ठीक है, जिसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। तकरीबन हम कह सकते हैं कि 18 से लेकर 24 घंटे इन विट्रो, जिसकी वजह से उसका जो सेल कल्चर आपको तकरीबन 3 से लेकर 6 हफ्ते चाहिए होती है इसकी कंप्लीट ग्रोथ करवाने के लिए। इनकी सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से इनको माइकोबैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इनके पास माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड लॉन्ग चेन बीटा हाइड्रोक्सिलेटेड फैटी एसिड होते हैं। माइकोबैक्टीरियम हाईली लिपोफिलिक सेल वाल प्रोड्यूस करता है। इस हाईली लिपोफिलिक सेल वाल जिसके अंदर काफ़ी सारा माइकोलिक एसिड है जो कि वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस लाइपोफिलिक सेल वाल की वजह से ग्राम स्टेनिंग नहीं लेते होते। इनके लिए हम क्या स्टेनिंग करते हैं, जीएन स्टेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई। अब हम काम की बातें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस दो टाइप के, एक इन्फेक्शन और दूसरा डिजीज। जो एक लेटेंट ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन होता है और एक डिजीज होता है जिसको आप ट्यूबरक्लोसिस या टीबी बोलते हो। जो लेटेंट ट्यूबरक्लोस इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रग्स को सिंगल फॉर्म में भी दे सकते हैं, कम्बिनेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो डिजीज है, डिजीज के लिए आप कम्बिनेशन बनाते हो। अब जो एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग्स होती है ये दो टाइप की होती है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन के अंदर पहले तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऐड करते थे, लेकिन इन्होंने अब स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटा दिया है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर जो 4 ड्रग आती है और इसका निमोनिक होता है राइप। आर से रिफेम्पिन, आई से एसोनियाजाइड, पी से पिराजिनामाइड, ई से थेम्ब्यूटोल होती है। ओके, वैसे आर से रिफेम्पिसिन बोलना चाहिए था। इस रिफेम्पिसिन के अंदर रिफाब्यूटिन, रिफेम्पिन और रिफापेंटिन आ जाती है। ये फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है, जबकि सेकंड लाइन के अंदर इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन को भी इंक्लूड कर दिया है। जो ट्रेडिशनल फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है वो रिलेटिवली मोर इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू सेकंड लाइन ड्रग। तो यहाँ पे सेकंड लाइन ड्रग्स की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। जो सेकंड लाइन ड्रग्स होती है रिलेटिवली लेस इफेक्टिव होती है, मोर टॉक्सिक होती है और रिलेटिवली लेस एक्सटेंसिव स्टडीज होती है इनकी। अब ये उन पेशेंट के अंदर दी जाती है जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पाते या जिनके अंदर रेजिस्टेंट टीबी आ गया। इस केस के अंदर हम सेकंड लाइन ड्रग्स को चूज करते हैं। एंटी लेप्रोसी ड्रग के अंदर क्लोफाजामिन, डेप्सोन, रिफेम्पिन, जो कि रिफेम्पिसिन वाले ग्रुप से बिलोंग करती है। स्टार्ट करती है कीमोथेरेपी फॉर ट्यूबरक्लोसिस से। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस वाला जो डिजीज होता है टीबी, वो काफ़ी स्लो ग्रोइंग है, यानी जो बैक्टीरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो ग्रोइंग होता है। ओके, तो चूंकि काफ़ी स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सालों से लेकर महीनों तक जाके कॉम्प्राइज होता है, ठीक है। तो इसका आपको बताया था कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शन करवाता है जिसको बोलते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन। लेटेंट ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन के अंदर आप एक ड्रग को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो एक्टिव डिजीज़ है, एक्टिव डिजीज़ के अंदर आप एक ड्रग को कभी भी यूज़ नहीं करोगे। अगर आपने सिंगल ड्रग को यूज़ कर लिया तो रेजिस्टेंस आ जाएगी और वो ड्रग किसी काम की नहीं होगी और आपको साइड इफेक्ट भी आगे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जो लेटेंट ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए आप तो आप आइसोनियाजाइड अकेले यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो आइसोनियाजाइड और रिफापेंटिन का। बस फ़र्क क्या है, फ़र्क इनके डोज का और इनके ड्यूरेशन का होता है। जो आइसोनियाजाइड वो 9 महीने तक, लेकिन अगर आपने 12 हफ्तों तक इस्तेमाल करनी है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि 3 महीनों तक, तो आप आइसोनियाजाइड के साथ रिफापेंटिन ऐड कर दो जो कि रिफेम्पिसिन वाले ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ये बात थी लेटेंट वाली, लेटेंट। लेकिन जो एक्टिव डिजीज़ है, एक्टिव डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए आप हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग को यूज़ करते हो, एक ड्रग को कभी भी यूज़ नहीं करते। अब स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ड्रग को, या पहले स्ट्रेटजी को छोड़ के पहले चलते हैं इंडिविजुअल ड्रग को। पहला लिखा हुआ आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड रिफेम्पिन के साथ मिला के 2 इंपॉर्टेंट ड्रग है, आइसोनियाजाइड और रिफेम्पिन। आइसोनियाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से है कि आइसोनियाजाइड एक प्रो ड्रग होती है, प्रो ड्रग है, इसकी एक्टिवेशन रिक्वायर होती है इससे पहले कि ये अपना एक्शन करे। इसकी एक्टिवेशन माइकोबैक्टीरियल एंजाइम से होती है जिसको बोलते हैं कैटालेस पेरोक्सिडेस या जिसको कैट जी बोलते हैं, कैट जी। अब आइसोनियाजाइड एक मरतबा एक्टिवेट हो जाए तो वो एक असाइल कैरियर प्रोटीन रिडक्टेस, ACP रिडक्टेस, या जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है INHA, और दूसरा बीटा कीटोइसाइल ACP सिंथेस। अगर आपने सेकंड ईयर में
फैटी एसिड की सिंथेसिस पढ़ी है, तो याद रखना ये वो दो ही एंजाइम है जो कि फैटी एसिड को बनाते होते हैं, एसीपी डोमेन के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो पहला एसीपी रिडक्टेज, दूसरा सिंथेस, ये दो एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये वो दो एंजाइम है जो माइकोबैक्टीरियम के अंदर माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस करवाते हैं। जब ये दो एंजाइम ब्लॉक हो जाएंगे तो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। जब माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो बैक्टीरियल सेल वॉल की डिस्ट्रप्शन हो जाएगी और वो सेल वॉल लिपोफिलिक नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम की। पहली बात कि आइसोनियाजोइड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो ये माइकोबैक्टीरियम कैंसाई के अगेंस्ट भी यूज कर सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम कैंसाई, माइकोबैक्टीरियम मैरिना, माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे एटिपिकल होते हैं। ठीक है, एटिपिकल। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो ड्रग है ये इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है और इसके अलावा ये रैपिडली ग्रोइंग बेसिलाई को उड़ा देती है। ऐसे माइकोबैक्टीरियम जो तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, वैसे इसका ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म देखती है कि पहला बात है कि आपने इसके एक्टिवेशन वाले एंजाइम को उड़ा दो, दूसरा बात है कि आप इसके टारगेट को मॉडिफाई कर दो, ठीक है, या फिर तीसरा मैकेनिज्म लिखा हुआ है कि एक टारगेट एंजाइम उसकी एक्सप्रेशन को ओवर कर दो। ठीक है, तो पहला आपने क्या करना है, इसके एक्टिवेशन वाले एंजाइम को म्यूटेट कर दो, डिलीट कर दो, जिसकी वजह से इसकी एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी। दूसरा फंक्शन है कि एसीपी रिडक्टेज या एसीपी प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन करवा दो, जिसकी वजह से ये ड्रग बाइंड ही ना करे। तीसरा मैकेनिज्म है कि टारगेट एंजाइम होती है, ठीक है, उसकी ज़्यादा एक्सप्रेशन करवा दो ताकि जितना मर्जी आइसोनियाजोइड इनहिबिट कर दे, हमारे पास माइकोबैक्टीरियम के पास माइकोलिक एसिड बनाने वाला मैकेनिज्म है। ठीक हो गया। और यहाँ तक कि आइसोनियाजोइड और इथेनोमाइड इनके अगेंस्ट क्रॉस रेजिस्टेंस आ सकती है। ये मैंने इसलिए अंडरलाइन किया क्योंकि ये एमसीक्यू में बार बार आ जाता है कि कौन सी दो ड्रग के दरमियान क्रॉस रेजिस्टेंस होती है। तो आइसोनियाजाइड और इथियोनामाइड सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग है। तो रेजिस्टेंस के तीन मैकेनिज्म आपने देख लिए, कैट जी, एसीपी की म्यूटेशन और INHA जिसको आप बोलते हो एसीपी रिडक्टेज, इसकी ओवर एक्सप्रेशन। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। इसके अंदर आपने कुछ सिलेक्टिव चीजें करनी है, पूरा नहीं याद करना होता। अब हम एडवर्स इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं। ओके, एडवर्स इफेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो है हेपेटाइटिस आइसोनियाजोइड की वजह से। ठीक हो गया। और कहते हैं कि अगर आपने आइसोनियाजोइड को ना रोका गया, एक मतलब हेपेटाइटिस डायग्नोस हो गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो पहला हो गया हेपेटाइटिस, ठीक है। ओके, अब वो कहते हैं कि अगर आप रिफेम्पिन भी साथ ले रहे हो आइसोनियाजोइड के और वो बंदा अल्कोहल भी ले रहा है तो हेपेटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि रिफेम्पिन भी लिवर को उड़ा देता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी इस वजह से होती है कि जो आइसोनियाजोइड है ये पेरोटॉक्सिन की डेफिशिएंसी करवा देती है, ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करवा देती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी किस तरह से अपने आप को जाहिर करेगी, इसमें हैंड्स और फीट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन आना शुरू हो जाएगा क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गया है। इन शॉर्ट, जब भी आप आइसोनियाजोइड दोगे तो आप विटामिन B6 की एडमिनिस्ट्रेशन भी करोगे। हेपेटाइटिस हो गया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया। ओके, और इसके अलावा कन्वर्जन भी हो सकता है, तीसरा सीजर्स वगैरह हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसमें रैशेस वगैरह, फीवर वगैरह हो सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग इंटरेक्शन भी आ जाते हैं। तो आइसोनियाजोइड कार्बामेज़ापिन और फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देती है। आपको पता है कि कार्बामेज़ापिन एंटी सीजर और फेनिटोइन ये भी एंटी सीजर है। फेनिटोइन एंटी रिथमिक ड्रग भी है। तो इसकी वजह से जब इनका मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाएगा तो इन ड्रग के एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल निस्टैग्मस, एटेक्सिया, तो जिनको मैंने अंडरलाइन किया है आपने सिर्फ उन्हीं को याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है ओके, आइसोनियाजोइड के बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है रिफामाइसिन की। रिफामाइसिन के अंदर मजीद तीन इंपॉर्टेंट ड्रग आ जाती है, रिफेम्पिन, रिफाब्यूटिन, रिफापेंटिन। इन तीनों को मिला के हम रिफामाइसिन कहते हैं। और रिफामाइसिन एक स्ट्रक्चरली सिमिलर मैक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक्स होती है जो कि फर्स्ट लाइन ओरल एजेंट है फॉर ट्यूबरक्लोसिस। फार्माकोकाइनेटिक का तो हम भूल ही गए, इसको आपने कंप्लीट नहीं करना होता, लेकिन जिन चीज़ों को मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ आपने इनको पढ़ना है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन आ जाती है। अगर आप आइसोनियाजोइड को फूड के साथ ले रहे हो, स्पेसिफिकली हाई फैट मील के साथ, तो इसके एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट होता है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन। ये कैशियस मटेरियल, जहाँ पे कैशियस मटेरियल होगा वहाँ पे डिफ्यूज कर जाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि टीबी के केस के अंदर कैशियस नेक्रोसिस हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बता दिया। मेटाबॉलिज्म के अंदर एनएसिटाइलेशन और हाइड्रोलिसिस होती है जिसकी वजह से इसकी इनएक्टिवेशन हो जाएगा। और जो इसकी एसिटाइलेशन होती है, एनएसिटाइलेशन, ये जेनेटिकली रेगुलेटेड होती है। कुछ इंडिविजुअल फास्ट एसिटाइलेटर होते हैं, कुछ स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। फास्ट एसिटाइलेटर के अंदर हाफ लाइफ रिलेटिवली 90 मिनट की होती है, कम हो जाती है, लेकिन जो स्लो एसिटाइलेटर हो गए वो इसकी मेटाबॉलिज्म कम करने की वजह से इसकी हाफ लाइफ को बढ़ा देंगे तकरीबन 3 से लेकर 4 घंटे। ओके, एक्सक्रीशन किडनी से होती है,
प्रीडोमिनेटली इन द फॉर्म ऑफ मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक हो गया, यानी अगर किडनी से इसकी एलिमिनेशन होती है तो आपको डोज को कम करना पड़ता है जब रीनल फेलियर हो जाएगा। रिफामाइसिन की बात करते हैं तो उसके अंदर मेजर जो ड्रग है वो रिफेम्पिन आती है। रिफेम्पिन ब्रॉडर एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम रखती होती है एज कम्पेयर टू आइसोनियाजोइड। ये टीबी के अलावा डिफरेंट डिजीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अगर आप अकेले यूज करोगे रेजिस्टेंस फौरन जल्दी आ जाएगा, तो कभी भी सिंगल एजेंट के तौर पर नहीं अप्लाई करते। रिफेम्पिन ब्लॉक करती है आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करती है बाय द इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कॉल्ड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के बीटा सब यूनिट पे जाके बाइंड करती है और बाइंड करने के बाद आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देती है आरएनए पॉलीमरेज से। ठीक हो गया। इसके बाद है एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। अब ये वाली जो ड्रग होती है बैक्टीरियसिडल है, आइसोनियाजाइड भी बैक्टीरियसिडल थी। ये वाला इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया दोनों के लिए था और ये वाला तकरीबन हम कह सकते हैं कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। ये इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर कर लूँ। ओके, तो पहली बात आपने ये नोट करनी है। ओके, माइकोबैक्टीरियम कैंसाई, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, इसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एटिपिकल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, इनको टिपिकल बोलते होते हैं। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के खिलाफ भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। एटिपिकल बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। इसका काफी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है एज कम्पेयर टू आइसोनियाजोइड। रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या है कि अगर जहाँ पे बाइंड करना है तो वहां पर हम उसकी एफिनिटी को खराब कर देते हैं बाय कॉजिंग म्यूटेशन इन द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फार्माकोकाइनेटिक को अभी नहीं पढ़ रहे, एडवर्स इफेक्ट को पहले पढ़ लेते हैं। रिफेम्पिन के एडवर्स इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया इसको आप छोड़ो, लेकिन हेपेटाइटिस और डेथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक हो गया। तो ड्रग को हम यूज़ नहीं करना चाहिए ओल्डर पेशेंट के अंदर, अल्कोहलिक वाले पेशेंट के अंदर, आइसोनियाजाइड जो ले रहा है उसके अंदर नहीं लेना चाहिए। ओके, ठीक है। आगे जो रिफेम्पिन है, कहते हैं रिफेम्पिन की जब डोज को इंटरमिटेंटली देते हैं, इंटरमिटेंटली, एक होता है वर्ड कंटिन्यूअस, दूसरा वर्ड होता है डिसकंटिन्यूअस, कभी ली कभी नहीं ली, कभी ली कभी नहीं ली। तो इस फॉर्म के अंदर आपको फ्लू लाइक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ओके, फ्लू लाइक सिंड्रोम जिसके साथ फीवर, चिल्स, माइल्जिया वगैरह भी हो सकता होता है। फाइनली यहाँ पर एक्यूट रीनल फेलियर, हिमोलिटिक एनीमिया और शॉक वगैरह हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रग इंटरेक्शन। पीछे वाले केस के अंदर कार्बामेज़ापिन और फिनोटोइन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो रहा था आइसोनियाजोइड की वजह से, रिफेम्पिन की वजह से। अब जो रिफेम्पिन है ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म इंड्यूसर है, जबकि ये वाली जो ड्रग थी आइसोनियाजोइड ये इनहिबिटर है। अगर आप यहाँ पे आओ ना तो आइसोनियाजोइड कैन इनहिबिट, आई से आइसोनियाजोइड, आई से इनहिबिशन, लेकिन जो रिफेम्पिन होती है ये स्टिमुलेट करती है। आर के बाद एस आते हैं ना, तो एस से स्टिमुलेशन, इंडक्शन करती है किसकी, साइटोक्रोम P450 एंजाइम की। ओके, और फेज 2 वाले एंजाइम को भी करवा देती है। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हाफ लाइफ कम हो जाएगी। अभी किन किन की होती है, अगर आप आ जाओ यहाँ पर इस टेबल में आओ, इस चैप्टर के अंदर, सबसे पहले चैप्टर के अंदर, तो आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी इंड्यूसर के अंदर। तो इंड्यूसर के अंदर निमोनिक क्या था, सीपीआर था। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, या कार्बामेज़ापिन, फिनोबार्बिटल और रिफेम्पिन। ये जो सिर्फ आपने इनके इंड्यूसर को पढ़ना है, इंड्यूसर कार्बामेज़ापिन, फिनोटोइन और रिफेम्पिन। जबकि इस केस के अंदर सीपीआर तो आएगा ही आएगा, सीपीआर के साथ डीपी भी आ गया कि सीपीआर ने डीपी लगा ली। ओके, अब आ जाते हैं ड्रग इंटरेक्शन तो आ गया। कहते हैं कि जब ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है तो फिर ड्रग इंटरेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम रिफेम्पिन की डोज को कम कर देते हैं या फिर रिफेम्पिन को रिफाब्यूटिन से रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद है रिफाबोइटिन या ब्यूटिन। रिफाब्यूटिन रिफेम्पिन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है। अब बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कोई ह्यूमन आपको पता है कि किसी के अंदर एड्स होता है, HIV का इन्फेक्शन होगा तो इम्यून सिस्टम काफ़ी सप्रेस हो जाएगा, तो उसके अंदर TB का इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। लेकिन जो HIV का पेशेंट है जो प्रोटीएस इनहिबिटर लेते हैं या दूसरा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर ले रहा है, यानी वो एंटीवायरल ड्रग ले रहा है, तो एंटीवायरल ड्रग का रिफेम्पिन के साथ इंटरेक्शन हो जाता है। ठीक है, इंटरेक्शन हो जाता है, यानी जो रिफेम्पिन होती है ये मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देती है किनकी, एंटीवायरल ड्रग की, जिसकी वजह से आपको रिफाब्यूटिन लेना पड़ता है। ठीक हो गया, रिफेम्पिन को रिप्लेस करने के लिए। तो रिफाब्यूटिन हम उस केस के अंदर इस्तेमाल करते हैं जब किसी बंदे के अंदर HIV होता है और वो एंटीवायरल ड्रग ले रहा होता है, क्योंकि जो रिफाब्यूटिन है रिलेटिवली लेस पोटेंट इंड्यूसर है एज कम्पेयर टू रिफेम्पिन। ओके, अब इसके साइड इफेक्ट को देखें तो इसके साइड इफेक्ट में यूवाइटिस है, स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन और न्यूट्रोपीनिया लिखा हुआ है। अब लास्ट है रिफापेंटिन। रिफापेंटिन इसकी रिफेम्पिन से रिलेटिवली ज़्यादा हाफ लाइफ होती है। ठीक हो गया। ओके, और पीछे आपको बताया था कि लेटेंट ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन के अंदर हम आइसोनियाजोइड और रिफापेंटिन को मिला के दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आओ ना, यहाँ पर यस, इधर आइसोनियाजोइड प्लस रिफापेंटिन, इनको 12 हफ्तों तक हम मिला के दे सकते होते हैं फॉर द लेटेंट ट्यूबरक्लोटिक इन्फेक्शन। नेक्स्ट है पिराजिनामाइड। पिराजिनामाइड, फिर इसके बाद इथेम्ब्यूटोल है, फिर नेक्स्ट है हमारा सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरक्लोटिक ड्रग, और फिर इसके बाद लेप्रोसी वाली ड्रग आ जाएगी। ओके, तो बात करते हैं पिराजिनामाइड की। पिराजिनामाइड एक सिंथेटिक ओरल इफेक्टिव शॉर्ट
एंटीबायोटिक है। इसको आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन, इथेम्ब्यूटोल के साथ मिला के देते हैं। निमोनिक होता है राइप। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किया कि तो पहले पिराजिनामाइड प्रोड्रग है, पहले इसकी एक्टिवेशन होती है, एंजाइम होता है पिराजिनामिडेस, एस वाला एंजाइम होता है। अब वो इसको एक्टिवेट करता है और फिर पिराजिनामाइड एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अननोन है, लेकिन इतना आपको पता है कि जो इसकी पहले इसकी एक्टिवेशन होती है, जैसे आइसोनियाज़ाइड है वो भी एक प्रोड्रग होती है, उसकी भी एक्टिवेशन होती है, तो इसकी भी एक्टिवेशन होगी। पिराजिनामाइड अगेंस्ट होती है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली एसिडिक लीजन के अंदर और मैक्रोफेजेस के अंदर, ठीक है। और इसके साइड इफेक्ट को अगर देख लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट को कवर करने वाला ये टेबल है, तो इस टेबल के अंदर हम इन सब के ड्रग के साइड इफेक्ट को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट है इथेम्ब्यूटोल। अब ये वाली जो ड्रग है इथेम्ब्यूटोल, ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ठीक है। इससे पहले वाली ड्रग बैक्टीरिया से डरती तो लेकिन ये बैक्टीरियोस्टैटिक आ गई है, ठीक हो गया। ओके, जो इथेम्ब्यूटोल होती है एक एंजाइम को ब्लॉक करती है जिसका नाम है अरेबिनोसाइल ट्रांसफेरेज। ये वो एंजाइम है जो माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस के अंदर आ जाता है। इथेम्ब्यूटोल को पिराजिनामाइड, आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन के साथ मिला के देते हैं। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, अब ये बात को आपने नोट करना है, इसको मैं नोट कर लूँ क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। अगर आपको ये पता चला कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ऑर्गेनिज्म है ये आइसोनियाज़ाइड, रिफेम्पिन और पिराजिनामाइड से ससेप्टेबल है, तब आप इथेम्ब्यूटोल को 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद आगे छोड़ दोगे, ठीक हो गया। ओके, इथेम्ब्यूटोल को आगे छोड़ दोगे, तो इथेम्ब्यूटोल का कोर्स रिलेटिवली शॉर्ट होता है। अगर आप इसके साइड इफेक्ट को देखते हो तो ई से इथेम्ब्यूटोल, ई से आई, तो इसके साइड इफेक्ट के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस की वजह से विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगा और बंदा रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। इन शॉर्ट रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब इन सबके ड्रग के साइड इफेक्ट वगैरह को कंपेयर कर लेते हैं। इथेम्ब्यूटोल की ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाएगा, ब्लड विजन है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। आइसोनियाज़ाइड की वजह से हेपेटिक एंजाइम एलिवेट हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगा। पिराजिनामाइड की वजह से नोजिया, हेपेटाइटिस, जीआईटी एब्सेलस नीचे वाले केस में होती है, रैश, हाइपर यूरिसीमिया हो सकता है, माइल्जी, आर्थ्रल्जिया हो सकता है। रिफेम्पिन की वजह से हेपेटाइटिस, जीआईटी अपसेट, फ्लू लाइक सिंड्रोम हो सकता है अगर इंटरमीडिएट डोसिंग करोगे, दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन वगैरह होता है, ठीक हो गया। ओके, ये कमेंट्स आपने किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट चल, अब जो सेकंड लाइन ड्रग आती है तो सेकंड लाइन ड्रग्स के अंदर हमने कुछ ड्रग की इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेना है। जैसे सबसे पहली ड्रग है जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड है, ठीक हो गया। तो ये फर्स्ट इफेक्टिव एजेंट था टीबी के लिए, लेकिन इसका एक्शन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए होता है, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस आ जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए तो हम फिर यूज़ करेंगे कानामाइसिन और एमिकेसिन जो वंस अगेन अमाइनोग्लाइकोसाइड है। पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड, ये फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, फोलिक एसिड को इनहिबिट कर देती है, ठीक हो गया। तो ये ड्रग इथेम्ब्यूटोल को रिप्लेस कर देती है। ओके, ये इस्तेमाल करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट है कैप्रियोमाइसिन। कैप्रियोमाइसिन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अमाइनोग्लाइकोसाइड जैसा है, तो ये भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के अंदर नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी वगैरह हो सकती है। साइक्लोसिरीन, ये भी आपने पढ़ा था सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में, ये डी एलानिन की इनकॉर्पोरेशन को ब्लॉक कर देती है बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर इसके साइड इफेक्ट को अगर नोट करो तो इसके साइड इफेक्ट में भी रीनल इनसफिशिएंसी वगैरह ही आ जाएगा, सीजर्स वगैरह भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है इथियोनामाइड। आपको पता है कि इथियोनामाइड और आइसोनियाज़ाइड इन दोनों के अगेंस्ट क्रॉस रेजिस्टेंस आ जाती है। ओके, ये इथियोनामाइड आइसोनियाज़ाइड का स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है, ये भी माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देगा। ओके, अगर इसके एडवर्स इफेक्ट को देखोगे तो नोजिया, वॉमिटिंग, हेपेटोटॉक्सिटी हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, गायनिकोमास्टिया, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म वाला। इसके बाद है फ्लोरोक्विनिलोन। फ्लोरोक्विनिलोन स्पेसिफिकली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ये भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के केस में इस्तेमाल होते हैं, तो नोट करते रहना आप कौन कौन से थे। ये पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड बताया था, कैप्रियोमाइसिन या सेप्रियोमाइसिन जिसको बोलते हैं, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन। मैक्रोलाइट के अंदर एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, ये भी इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली एंटीएम इन्फेक्शन, नॉन ट्यूबरक्लोटिक माइक्रोबैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल मैक के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लैरिथ्रोमाइसिन होता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं कि जो एजिथ्रोमाइसिन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं उन पेशेंट के अंदर जहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन काफ़ी कॉमन है, क्योंकि जो क्लेथ्रोमाइसिन है ये सबस्ट्रेट के तौर पर भी काम आता है और साइटोक्रोम P450 एंजाइम को इनहिबिट भी कर देता है। लास्ट है बेटाक्यूलिन। बेटाक्यूलिन वंस अगेन एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है, ये ATP सिंथेस इनहिबिटर है, ओके, और एरोबिक मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक कर देती है। लेकिन बेटाक्यूलिन की वजह से क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो सकता है, ओके, और बंदा हार्ट फेलियर की वजह से, हार्ट ब्लॉक की वजह से मर सकता है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम से बंदा मर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं ड्रग फॉर लेप्रोसी।
लेप्रोसी को हम हैंसन डिजीज भी बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए ड्रग यूज़ करते हैं वो डेप्सोन, रिफेम्पिन और क्लोफाजामिन, ये यूज़ करते हैं। रिफेम्पिन को पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब डेप्सोन की बात करते हैं। डेप्सोन सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चरल एनालॉग होता है। सल्फोनामाइड ने भी डाइहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेस को ब्लॉक करना था, तो ये डेप्सोन भी इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती है। ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई के लिए, ठीक हो गया। ओके, और इसको भी हमेशा सिंगल फॉर्म में नहीं दोगे बल्कि हमेशा मिला के दोगे। इसके अलावा डेप्सोन निमोसिस्टोस जीरो वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, बस ये बात आपने याद रखनी है। इसके एडवर्स रिएक्शन के अंदर अगर आप देखो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी के केस में हेमोलिसिस करवा देगा, मिथीमोग्लोबिनीमिया करवा देगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा देगा। क्लोफाजामिन की बात करते हैं तो क्लोफाजामिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि डीएनए से बाइंड कर लेगा और ये उसकी रेप्लिकेशन को या ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देगा क्लोफाजामिन। ओके, और ये वाली ड्रग बैक्टीरियसिडल थी जबकि पीछे वाली ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक थी। ओके, तो ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई के अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में और नॉन ट्यूबरक्लोटिक माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर भी इस्तेमाल हो जाती है। इसके साइड इफेक्ट में अगर देखो कि साइड इफेक्ट के अंदर आपको ब्राउनिश ब्लैक डिस्कलरेशन देखने को मिल सकती है स्किन की, ठीक हो गया। ओके, इयोजिनोफिलिक या अदर फॉर्म ऑफ एंटीटाइटिस वगैरह भी देखने को मिल सकता है। कहते हैं कि जो क्लोफाजामिन है इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इम्यून एक्टिविटी वगैरह भी होती है, ठीक है, लेकिन कभी कभार एरिथेमानोडोजम भी डेवलप हो जाता है। तो ये था एंटी लेप्रोसी ड्रग वाला चैप्टर, क्लोफाजामिन डेप्सोन वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ये वाला टेबल तो आप देख लेना, आइसोनियाजाइड वाला। और ये भी बता दूं कि रिफेम्पिन की वजह से जो सिक्रेशंस होती है, चाहे वो टीयर है, चाहे यूरिन है, चाहे फीसिस है, वो सारी की सारी ऑरेंज रेड कलर की हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।